27 जुलाई 2024 महाराष्ट्र के एक उरण तालुके के एक पुलिस स्टेशन में सुरेंद्र कुमार शिंदे नाम का एक आदमी अपनी 20 साल की बेटी यशश्री की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। सुरेंद्र उस रिपोर्ट में यह कहता है कि उसकी बेटी 25 जुलाई को सुबह के 11 बजे से मिसिंग है। वो ये कहकर गई थी कि उसकी दोस्त से वो मिलने जा रही है और उसको आने को भी थोड़ी देर हो जाएगी। इस बात से उसके घर वालों को ज्यादा कुछ टेंशन हुई नहीं, बट परेशानी तब स्टार्ट हुई जब पूरा दिन बीत जाने के बाद भी यशश्री घर वापस आई ही नहीं। उसके डैड को बहुत डर लग रहा था, तो वो यशश्री को बार बार कॉल किए जा रहा था, बट यशश्री का फोन बंद आ रहा था। देन उसके डैड उसके दोस्तों को भी काफी ज्यादा ट्राई करते हैं, बट यशश्री उनके साथ भी नहीं थी। इतना सब होने के बाद वो खुद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। वो हर एक जगह तलाशते हैं जहाँ यशश्री जाती थी, उसके ऑफिस, आसपास के रास्ते, उसके दोस्तों के भी घर। लेकिन यशश्री के ना मिलने की वजह से वो 27 जुलाई को पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने आए थे। लेकिन उसके अगले ही दिन 28 जुलाई को उरण पुलिस स्टेशन में ठीक 2:20 पे एक कॉल आता है। सामने वाला इंसान पुलिस वालों को उरण के एक जगह कोटनाका के पास बुलाता है फॉर समथिंग स्पीशियस। जब पुलिस वहां पहुंचती है तब जो नज़ारा पुलिस देखती है वो देख के दंग रह जाती है। उस जगह के झाड़ियों के पीछे किसी लड़की की लाश थी और वो लाश खून से लथपथ थी। उसके चेहरे को भी आसपास के कुत्तों ने खा लिया था। पुलिस एज रेगुलर सर्च करती है फॉर सम प्रूफ्स, बट उन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा प्रूफ मिलता नहीं है। तब पुलिस वालों को एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट याद आती है। वो मिसिंग गर्ल का प्रिस्क्रिप्शन मैच करते हैं और वो थोड़ा बहुत प्रिस्क्रिप्शन मैच भी होता है। यशश्री के पेरेंट्स को बॉडी आइडेंटिफाई कराने के लिए बुला लेते हैं। जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो अंदर से प्रे कर रहे थे कि ऐसा कुछ उनकी बेटी के साथ ना हुआ हो। जब वो पुलिस स्टेशन में आते हैं, उस बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको उसके कपड़े और यशश्री के हाथ के टैटू से पहचान जाते हैं कि वो यशश्री शिंदे ही थी। आखिर ये किया किसने था? किसने इतने बेरहमी से यशश्री को मारा था? आइए जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। हाय, माय नेम इज सरफराज एंड यू वाचिंग द केस ऑफ यशश्री शिंदे। बीस साल की यशश्री शिंदे महाराष्ट्र के अरुण तालुके में अपने मॉम डैड के साथ रहती है। उसने हाल ही में अपनी कॉमर्स की पढ़ाई खत्म करके बेलापुर के एक कंपनी में डेटा एंट्री की जॉब लगा ली थी। वो हर रोज जॉब के लिए जाया करती थी और उसके कुछ ही गिने चुने दोस्त थे जिनसे वो मिला करती थी। उस लाश की आइडेंटिफिकेशन होने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने सबसे पहले उसके पेरेंट्स से ही बात शुरू की। पुलिस यशश्री के डैड से पूछते हैं कि क्या आपका किसी के साथ दुश्मनी है, लेकिन यशश्री के डैड ने कहा ऐसा हमारा किसी के भी साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने उन पे थोड़ा जोर लगाने को कहा, कुछ तो होगा, कुछ तो याद करो। तब यशश्री के डैड को एक बात याद आती है। आज से तकरीबन 5 साल पहले इन 2019 तब यशश्री स्कूल जाया करती थी। उस स्कूल में एक लड़का था दाऊद शेख जो यशश्री से बहुत प्यार करता था। वो बार बार यशश्री से मिला करता था। वो दोनों साथ साथ घुमा करा करते थे। तो तब उसके डैड ने उस लड़के पे केस कर दिया एंड उसको जेल जाना पड़ा। बट यशश्री के मॉम डैड को ये पता नहीं था कि वो लड़का अभी कहाँ और कैसा है। नाउ पुलिस को एक सस्पेक्ट मिल चुका था, वो था दाऊद शेख। पुलिस यशश्री के दोस्तों से भी बात करती है। उन दोस्तों में से एक लड़की है जिससे यशश्री ने आखिरी बार बात किया था। वो लड़की पुलिस वालों को ये बताती है कि यशश्री को कोई तो लड़का उसको मिलने के लिए बुला रहा था, वो भी अकेले में, कोटनाका की तरफ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तब उसकी दोस्त कहती है कि क्यों जाना है, मत जा। लेकिन यशश्री कहती है वहां जाना उसकी मजबूरी है। ये कह के यशश्री फोन कट कर देती है। इन सब चीजों से पुलिस को यशश्री की आखिरी लोकेशन पता चल जाती है। वो लाश कोटनाका में ही मिली थी। सो डेट मीन्स कि यशश्री खुद से मर्डर स्पॉट पे ही चल कर गई थी अपनी मर्जी से। अब पुलिस कोटनाका की तरफ जाने वाले सारे रास्ते के सीसीटीवी को चेक करती है तो उन्हें एक सीसीटीवी पे यशश्री के कोटनाका की तरफ जाते हुए दिखती है एंड उसके 8 मिनट बाद ही एक लड़का उसी रास्ते पे ही जाते हुए दिखता है एंड उसके सिवाय वहां कोई भी जाते हुए नहीं दिखता।
तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस लड़के ने वहाँ जो हुआ उसको विटनेस किया हो, उसको देखा हो। अब पुलिस वाले उस लड़के को सर्च करते हैं, बट यहाँ एक ट्विस्ट आता है। जब पुलिस उस लड़के को सर्च करती है तब पुलिस को पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं, दाऊद शेख था। आखिर यशस्वी वहाँ पे अकेली गई क्यों थी? वो मना भी कर सकती थी, घर वालों को बता सकती थी, और वो इतनी क्यों मजबूर थी कि उसको उस जगह पे जाना पड़ा? पुलिस ने यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो उस कॉल में दो सस्पिशियस कॉलर मिलते हैं। पहला कि यशस्वी दाऊद के साथ पिछले कुछ सालों से बात करा कर रही थी, मतलब जब वो जेल से रिहा हुआ था तब से वो बात कर रही थी, पर यशस्वी दाऊद से बात कर ही क्यों रही थी? एंड दूसरा बंदा था जिसका नाम था मोहसिन। पुलिस को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन सबसे पहले उन्हें दाऊद को पकड़ना था, बट दाऊद का फोन ट्रेस हो ही नहीं रहा था। तो पुलिस वाले मोहसिन का फोन ट्रेस करते हैं एंड पता चलता है कि मोहसिन उरण में ही है। तो वो लोग मोहसिन को कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो मोहसिन सब कुछ बताता है, जो भी उसको पता है। मोहसिन पुलिस वालों को ये बताता है कि दाऊद एंड यशस्वी स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते थे एंड दोनों का रिलेशनशिप म्यूचुअल था एंड वो दोनों काफी टाइम फिजिकल भी हुआ करते थे। इसी बात की वजह से यशस्वी के डैड ने दाऊद के खिलाफ 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत केस फाइल किया था और दाऊद को जेल जाना पड़ा था। कुछ महीनों बाद ही दाऊद को रिहा कर दिया गया। तब वो कर्नाटका के बेंगलुरु में जाके रहने लग गया और वो वहां पे बस ड्राइवर का काम करने लग रहा था। इस स्टेटमेंट के बाद से पुलिस ने कर्नाटका पुलिस की मदद ली और वहां पे सर्च करने लगे। दाऊद गुलबर्गा इलाके में रह रहा था अपने रिलेटिव्स के साथ। तब न्यूज पे काफी ज्यादा दाऊद के बारे में बताया जा रहा था, इसीलिए दाऊद के एक रिलेटिव ने पुलिस को इसके बारे में सब बता दिया। अब पुलिस ने दाऊद को भी अरेस्ट कर लिया था एंड उससे पूछताछ शुरू करते हैं। अब पुलिस वाले दाऊद से अपनी पूछताछ शुरू करते हैं। दाऊद बताता है कि उसके पास यशस्वी का कोई भी कांटेक्ट था ही नहीं, लेकिन उसने जैसे तैसे करके यशस्वी से वापस कांटेक्ट बिल्ड करा मोहसिन के जरिए। लेकिन वो मोहसिन के जरिए कैसे कांटेक्ट किया वो अभी तक किसी को पता नहीं है। उन दोनों के बीच काफी बातें होने लगी, बट ये चीज नहीं पता कि अभी भी वो दोनों रिलेशनशिप में थे या फिर नहीं। पर दाऊद को यशस्वी बहुत पसंद थी। दाऊद यशस्वी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस था। जैसा मैंने बताया था मोहसिन के बारे में, जब भी उन दोनों के बीच झगड़ा होता था तब दाऊद मोहसिन का फोन यूज करता था यशस्वी से बात करने के लिए। इट मीन आप कह सकते हो कि मोहसिन दाऊद और यशस्वी का इंटरमीडिएट था। दाऊद ये भी बताता है कि वो 2-3 बार उरण भी आ चुका है यशस्वी से मिलने के लिए, बट एलिजिबली इस बार उसका आना आखिरी बार था। 22 जुलाई को दाऊद मुंबई पहुंचता है। उसने 24 जुलाई को यशस्वी को मिलने बुलाया था। वो दोनों मिले, बट अगले ही दिन 25 जुलाई दाऊद ने यशस्वी को फिर से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन यशस्वी ने इस बार मिलने से मना किया। इसीलिए यशस्वी उसके दोस्त के पास दाऊद के बारे में सब कुछ बताने के लिए जा रही थी, बट तभी उसको दाऊद का मैसेज आता है। अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो वो उन दोनों के फोटोज को फेसबुक पर लीक कर देगा। बेसिकली कि वो यशस्वी को ब्लैकमेल कर रहा था, और उसने ये किया भी। उसने उनके फोटोज को FB पे पोस्ट कर दिए थे एंड उसने यशस्वी से कहा कि ये फोटोज अभी भी डिलीट हो सकते हैं अगर वो मिलने आई तो। इस वजह से यशस्वी को मजबूरन दाऊद से मिलने जाना पड़ा। यशस्वी सोच रही थी कि वो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगी, एक्सप्लेन करेंगी बाय टॉकिंग हिम, बट यशस्वी को पता नहीं था कि दाऊद के माइंड में किस तरह की सिनिस्टर चीज चल रही थी। यशस्वी उसके दोस्त के घर से निकलती है कोटना की तरफ दाऊद से मिलने जाने के लिए। उसके पहुंचने के बाद से ही दाऊद उससे बार बार ये बात कहे जा रहा था कि उससे शादी कर लो और बेंगलोर में हम सेटल हो जाते हैं, लेकिन यशस्वी को दाऊद से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए उसने दाऊद को मना कर दिया। लेकिन दाऊद को ये जवाब सुनना ही नहीं था। जब यशस्वी नहीं मानी तब दाऊद ने चाकू निकाला और उस पे एक एक करके वार करता गया। उसने यशस्वी पे तब तक वार करता गया जब तक वो दम ना तोड़ दे, और फिर वो वहां से भाग गया। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि दाऊद पहले से ही यशस्वी को मारने का प्लान बना रहा था। उसने 2 दिन पहले ही उस चाकू को खरीदा था
वो पहले से ही प्लान बना रखा था कि अगर यशस्वी मना कर देगी तो वो उसे मारेगा ही मारेगा। सबसे पहले उसने पनवेल के लिए लोकल ट्रेन ली, फिर उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले एंड देन वहां से बस में बैठकर कर्नाटका के लिए निकल गया। एंड उसके बाद का तो आप सबको पता ही है कैसे वो पकड़ा गया। यशस्वी शिंदे के पेरेंट्स पूरी तरह से टूट चुके हैं बिकॉज उनकी 22 साल की लड़की जो एक झटके में खो दिए थे, क्योंकि एक इंसान एक रिजेक्शन को झेल ही नहीं पाया। अब उसके पेरेंट्स की एक ही डिमांड है कि दाऊद को फांसी दी जाए, बट इसके लिए हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। शायद इसमें काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है।